आज हम बीए थर्ड ईयर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में सामंतवाद का पतन यानी कि डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने सामंतवाद का उदय, उसके उदय की पृष्ठभूमि, सामंतवाद के फीचर्स और इसके स्ट्रक्चर को समझा है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसका पतन किन कारणों से और किन परिस्थितियों में हुआ। डिक्लाइन, जब हम फ्यूडलिज्म की डिक्लाइन की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि फ्यूडलिज्म जो है वो मध्यकालीन यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 13वीं शताब्दी यूरोप में मध्यकाल का चरमोत्कर्ष मानी गई है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मध्यकालीन जो प्रवृत्तियां हैं वो पतन की ओर प्रगतिशील होने लगती है। इसीलिए 14वीं और 15वीं शताब्दी को हम अंशतः मध्यकालीन और अंशतः आधुनिक मानते हैं। यानी कि 14वीं और 15वीं शताब्दियां एक तरीके का संक्रमणकालीन दौर है। इस समय वे सारी संस्थाएं जो कि मध्यकालीन थी उनका पतन हो रहा था और कुछ संस्थाएं जो आधुनिक काल की परिचायक मानी जाती हैं उनका विकास हो रहा था, उनका उदय हो रहा था। तो जब हम 14वीं और 15वीं शताब्दियों की बात करते हैं तो यह सबसे ज्यादा जिस घटना के लिए जानी जाती है वह है सामंतवादी व्यवस्था का पतन। और इस व्यवस्था का पतन एक तरीके से संपूर्ण मध्यकालीन व्यवस्था के पतन के रूप में देखा जा सकता है। स्क्रीन पर आपको राइट हैंड साइड की तरफ एक इमेज दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है यूरोप इन ट्रांजिशन, यानी कि यूरोप संक्रमण काल में जब गुजर रहा था उस समय की बात हो रही है। ये एक टेबल के एक तरफ लिखा हुआ है मिडिवल यूरोप यानी कि मध्यकालीन यूरोप और एक तरफ लिखा हुआ है अर्ली मॉडर्न यूरोप यानी कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप। और दोनों के नीचे दोनों की विशेषताएं लिखी हुई हैं। जैसे कि मिडिवल यूरोप की विशेषता है वीकर मोनार्कीज यानी कि राजतंत्र जो है वो दुर्लभ है। उसका स्थान जब हम मॉडर्न एज में पहुंचते हैं तो एक तरीके से शक्तिशाली राजतंत्र ले लेते हैं। मिडिवल यूरोप में जहां पर नोबिलिटी यानी कि सामंत वर्ग जो है वो पावरफुल है, तो वहीं अर्ली मॉडर्न यूरोप में सामंत वर्ग की शक्ति घटने लगती है। मिडिवल यूरोप मोस्टली एग्रीकल्चरल है यानी कि कृषि पर आधारित है, जबकि अर्ली मॉडर्न यूरोप में ट्रेड का इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है। मिडिवल यूरोप में कॉमन पीपल जो है वो अपने लोकल जो फ्यूडल लॉर्ड है, जो लोकल रूलर है, उनका जो लोकल सामंत है उसके प्रति ज्यादा वफादार है। जबकि अर्ली मॉडर्न में पहुंचते हैं तो एक तरीके की नेशनलिज्म की भावना जो है वो क्रिएट होने लगती है और उस नेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है किंग, उसके प्रति लॉयल्टी जो है वो बढ़ने लगती है। मिडिवल यूरोप में नाइट्स यानी कि जो प्रोफेशनल योद्धा थे वो उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता था, लेकिन अर्ली मॉडर्न यूरोप में जब हम पहुंचते हैं तो नाइट्स का पावर जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि अब लड़ने के तौर तरीकों में, लड़ाई करने के स्टाइल्स में बदलाव आने लगता है। अब बारूद का प्रयोग लड़ाई में होने लगता है, तो इस कारण से घुड़सवार योद्धा का महत्व जो है वो कम होता जाता है। तो ये हमने बात की 14th और 15th सेंचुरी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस किस तरीके से सामंतवाद के पतन को द्योतित कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जब हमने फ्यूडलिज्म के बारे में बात की और आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि हमने किस तरीके से एक मेनोरियल सिस्टम की बात की थी और उस मेनोरियल सिस्टम को हमने पिछले वीडियो में एक इमेज के थ्रू समझा भी था। मेनोरियल सिस्टम जो कि एक तरीके से क्लोज्ड विलेज की भांति है, जहाँ पे जिसे हम एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज कह सकते हैं यानी कि आत्मनिर्भर गांव कह सकते हैं, जहाँ पे जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उनका कंजम्पशन भी वहीं हो रहा है, यानी कि जिन चीजों की आवश्यकता है अधिकांशतः उन चीजों का उत्पादन उसी जगह पर हो रहा है। यानी कि बाहरी एरिया से लेन देन जो है वो बहुत कम है। लेकिन क्योंकि उस समय पे हमने देखा था सामंतवादी व्यवस्था का उदय भी इसी वजह से होता है, क्योंकि बाहरी जातियों के आक्रमण जो है वो यूरोप में, मेन लैंड यूरोप में शुरू हो जाते हैं और सामंत जो है वो इन आक्रमणों से किसानों की रक्षा करते हैं। तो किसानों की रक्षा करने के कारण और सामंतों के द्वारा एक तरीके की सिक्योरिटी क्रिएट करने के कारण
ट्रेड जो है, व्यापार जो है, वो वापस से रिवाइव करने लग जाता है, यानी कि उसका वापस से विकास होने लग जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास यूरोप में वापस से टाउन लाइफ यानी कि शहरी जीवन जो है वो वापस से इमर्ज होने लगता है, और ऐसा ट्रेड की वजह से हो पाता है। ट्रेड जब होने लगता है तो जो सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम डेवलप होता है उसे हमने कहा है गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम, इसे हम प्राचीन भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझे तो इसे श्रेणी व्यवस्था हम कह सकते हैं। गिल्ड ऐसे संगठन को कहा जाता है जहां पर एक समान कार्य करने वाले लोग संगठित होते हैं, और वो गिल्ड जो है, वो श्रेणी जो है, गिल्ड जो है, वो उस के जो सदस्य हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है और उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जो हम इस समय की बात कर रहे हैं तो इस समय पे गिल्ड जो है वो यूरोप में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जा रही है, और इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं वो कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कैथोलिक चर्च के जस्ट बाद आ रहा है। ये हम इसलिए समझ रहे हैं यहाँ पर कि इस समय यूरोप में व्यापार पुनः विकास के रास्ते पर है, और गिल्ड व्यवस्था जो है वो इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि व्यापारी जो है वो आगे चल करके अन्य परिस्थितियों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं, जिनकी वजह से सामंतवाद जो है वो पतनशील होगा। यहाँ पे साइड में एक इमेज भी दी हुई है जो कि एक मिडिवल मार्केट प्लेस को सिंबलाइज कर रही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि उस समय किस तरीके के ट्रेड्स होते थे या किस तरीके का बिजनेस किया जाता था। अब हम बात करते हैं सामंतवाद के पतन के बारे में। सबसे पहला जो कारण है वो है क्रूसेड्स। क्रूसेड्स को हम हिंदी में धर्म युद्ध कह सकते हैं। क्रूसेड्स क्या है, धर्म युद्ध क्या है और क्यों लड़े गए, उसके बारे में बात करते हैं। क्रूसेड्स यूरोपीय राज्यों के द्वारा फिलिस्तीन पर आक्रमण किए जाने को कहा गया है। फिलिस्तीन पर ये जो आक्रमण किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि फिलिस्तीन का जो एरिया है उसे हम होली लैंड के नाम से यानी कि पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं। अब ये पवित्र भूमि 3 प्रकार के धर्म को मानने वालों के लिए पवित्र है। पहला तो ये क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए है, दूसरा ये मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के लिए है, और तीसरा ये यहूदियों के अनुयायियों के लिए है। अब ये ऐसा क्यों है कि इन तीनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है? होली लैंड या पवित्र भूमि जो है वो मेनली भूमध्य सागर के आसपास का एरिया है, जैसा कि आप पास की इमेज में पढ़ भी पा रहे होंगे। ज्यूज यानी कि यहूदियों के लिए ये उनका एंशियंट होमलैंड है, उनका प्राचीन निवास स्थान है। क्रिश्चियंस के लिए ये वो स्थान है जहाँ पे ईसा मसीह रहे, और मोहम्मद साहब का स्थान तो ये है ही। इसलिए ये इन तीनों धर्मों के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण पाक स्थान बन जाता है, और इस वजह से एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जेरूशलम पर आधिपत्य जमाने के लिए। ईसाई चाहते हैं वहां पर अपना आधिपत्य जमाना और मुस्लिम्स चाहते हैं वहां पर अपना आधिपत्य जमाना, और इन्हीं कारणों से धर्म युद्ध लड़े जाते हैं। तो अब हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से ये धर्म युद्ध लड़े जाते हैं। 1000 ईस्वी के आसपास 10वीं शताब्दी में क्या होता है कि सेल्जुक तुर्क जो होते हैं वो मुस्लिम एम्पायर पर अधिकार करते हैं, और मुस्लिम एम्पायर पर अधिकार करने के बाद वो जेरूशलम पर भी अधिकार कर लेते हैं। जेरूशलम पर जब वो अधिकार कर लेते हैं तो ईसाइयों के लिए उस पवित्र भूमि में तीर्थ यात्रा के लिए आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी पाबंदियां लगा देते हैं। तो इस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है मुस्लिम्स के बीच में और ईसाइयों के बीच में। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को यूरोप के जो राजा हैं और जो व्यापारी वर्ग है वो और ज्यादा हवा देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस प्रकार के युद्ध में अपने अपने हित देखते हैं। जैसे कि यूरोप के जो राजा हैं, जो राजवर्ग है, वो ये समझता है कि इन युद्धों के द्वारा उन्हें सत्ता मिल सकती है, और जो व्यापारी हैं वो समझते हैं कि इसके द्वारा उनके लिए ट्रेड रूट्स यानी व्यापारिक मार्ग खुल सकते हैं जो कि एशिया से यूरोप को कनेक्ट करने का कार्य करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, इन सब परिस्थितियों में सेल्जुक
तुर्कों की जो आर्मी है वो सबसे पहले बाइजेंटाइन एम्पायर पर अटैक करती है। हमको पता है कि बाइजेंटाइन एम्पायर क्या है। जब हमने रोमन एम्पायर का डिक्लाइन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि रोमन एम्पायर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ईस्ट और वेस्ट। इसमें से ईस्ट रोमन एम्पायर जो था उसको बाइजेंटाइन एम्पायर नाम दिया गया था। तो सेल्जुक तुर्कों की जो आर्मी है वो बाइजेंटाइन एम्पायर पर अटैक करती है। इस वजह से बाइजेंटाइन एम्परर जो होता है वो पोप यानी कि ईसाई चर्च का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनसे सलाह मांगता है, उनके पास मदद के लिए जाता है। तो 1095 ईस्वी में उस समय पर पोप होता है अर्बन सेकंड। वो इस परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करते हैं और पहले धर्म युद्ध की शुरुआत होती है 1096 ईस्वी में। ये धर्म युद्ध एक प्रकार की श्रृंखला है युद्धों की और ये 200 सालों तक लड़े गए हैं। इनको और अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। अगली स्लाइड हम जो देख पा रहे हैं इसमें हमने एक टेबल बनाई हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पे सेल्जुक्स किस तरीके से जेरूशलम को ले लेते हैं। इसमें लिखा गया है वैन की ये 10th सेंचुरी में जेरूशलम पे अधिकार कर लेते हैं। कौन करते हैं? सेल्जुक तुर्क करते हैं। कहाँ करते हैं? मुस्लिम एम्पायर पर और जेरूशलम पर। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को यानी कि अपने एरिया को, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। पास ही एक इमेज हमने देखी है, हमने क्योंकि पिछली स्लाइड में बात कर ली है कि सेल्जुक तुर्क किस तरीके से बाइजेंटाइन एम्पायर पर आक्रमण करते हैं और बाइजेंटाइन एम्पायर का जो राजा है वो पोप के पास पहुंचता है मदद मांगने के लिए। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो इमेज दिखाई दे रही है उसमें पोप अर्बन सेकंड के द्वारा जो काउंसिल बुलाई गई है इस परिस्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए, उसका एक चित्र बनाया गया है। तो इस तरीके से जो ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच जेरूशलम पर उनके जो पवित्र स्थान है उस पर अधिकार करने के लिए जो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, लड़ाइयों की एक श्रृंखला जो शुरू हुई है, उसे हमने धर्म युद्ध का नाम दिया है। ये जो मैप आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग जो धर्म युद्ध हैं, क्योंकि ये 200 सालों की अवधि में बहुत सारे धर्म युद्ध लड़े गए हैं। तो इसका सबका एक तरीके का रूट बताया गया है कि किस तरीके से ये धर्म युद्धों का जो मार्ग रहा होगा वो इस तरीके का रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि इन धर्म युद्धों का परिणाम क्या होता है, इनका इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि ये धर्म युद्ध जेरूशलम पर अधिकार के लिए लड़े गए थे तो प्रारंभ में तो ईसाइयों को सफलता मिलती है, लेकिन अंत में मुस्लिम्स जो हैं वो ईसाइयों को परास्त कर लेते हैं और जेरूशलम पर उन्हीं का अधिकार बना रहता है। तो एक तरीके से तो इस धर्म युद्ध में तो ईसाइयों की पराजय होती है, लेकिन इस पराजय के दृष्टिकोण से ही धर्म युद्धों को नहीं देखा जाता है। इन धर्म युद्धों के और भी बहुत सारे परिणाम यूरोप की इतिहास पर हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो परिणाम है वो तो ये है कि यूरोप का जो कॉन्टेक्ट है वो इस एरिया से, जो आपके पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इस एरिया से बढ़ने लगता है। क्योंकि फ्यूडलिज्म का जो दौर था, जैसा हमने समझा कि वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कि एक बंद अर्थव्यवस्था थी जिसमें बाहरी क्षेत्रों से लेन देन या आदान प्रदान, चाहे वो व्यापार के जरिए हो या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो या किसी भी तरीके का इंटरेक्शन हो, किसी भी तरीके की अंतःक्रिया बंद थी। लेकिन धर्म युद्धों में क्योंकि ईसाई योद्धा जो हैं वो पहुंचे मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास, तो उन्होंने वहां के लोगों को देखा, वहां की संस्कृतियों को देखा और बहुत सारी नई चीजें उन्होंने सीखी और ये महसूस किया कि ये क्षेत्र जो है वो यूरोप से कई गुना ज्यादा आगे है हर मामले में। दूसरा, धर्म युद्धों के होने के कारण ट्रेड रूट खुल गए, इस वजह से व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला और इस इंक्रीज्ड ट्रेड के कारण यूरोप में जो शहर हैं उनका और ज्यादा विकास हुआ और जो व्यापारी वर्ग है वो और ज्यादा इस वजह से इम्पोर्टेंट हो गया। तो हम आगे की परिस्थितियों में देखेंगे कि किस तरीके से ये व्यापारी वर्ग जो है वो आने वाली परिस्थितियों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हमने बात की जो फ्यूडलिज्म का सबसे पतन का पहला कारण है धर्म युद्ध, उनके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। अगले कारणों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।